हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में मैं जिस इवेंट के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ, इसको वन ऑफ द डार्केस्ट चैप्टर्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री बोला गया है। जी हाँ, इसका नाम है यूजेनिक्स। अब यूजेनिक्स एक आइडियोलॉजी थी, सूडो साइंटिफिक थी। उसको नाम साइंस का दिया गया, लेकिन वो बिल्कुल फॉल्स कॉन्सेप्ट था, ठीक नहीं था वो। लेकिन कैसे वो आइडियोलॉजी बहुत डेंजरस बनी और कैसे उसकी वजह से लाखों लोगों को जाने अपनी गंवानी पड़ी। ठीक है, इस पूरे को मैं कवर करूँगा, लेकिन इसको मैं कवर करूँगा पार्ट्स में। तो ये पहला पार्ट है, ठीक है। ये यहाँ से आज हम स्टार्टिंग करेंगे, हम समझेंगे कि आइडियोलॉजी आई कहाँ से, कैसे इसका ओरिजिन हुआ, पहले इसको समझेंगे। क्योंकि एक आइडियोलॉजी थी यूजेनिक्स, जिसको जब प्रैक्टिकली अप्लाई करा गया तो उसके बहुत ही नेगेटिव और डार्क कॉन्सिक्वेंसेज हुए, जिसमें सबसे फेमस है हिटलर का एग्जाम्पल। ठीक है, तो पहली चीज़ स्टार्टिंग कहाँ से हुई। देखो, 1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी किताब लिखी थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज थ्रू द मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, कि ये जो लिविंग बीइंग्स हैं इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ है, कैसे इवॉल्व हुए, ये उन्होंने बताया था। लेकिन जब किताब वो छापने वाले थे, पब्लिश 1859 में हुई, उनके दिमाग में भी एक डर था कि कहीं जो मैंने अपने आइडियाज़ इसमें दिए हैं उसका मिसयूज़ ना हो जाए, उसको मिसअंडरस्टैंड करके, मिस रिप्रेजेंट करके कोई इंसान उसका गलत यूज़ ना कर ले। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। डार्विन के ही कज़न थे फ्रांसिस गैल्टन। अब फ्रांसिस गैल्टन थे कौन, थोड़ा उनके बारे में भी जान लेते हैं। ये एक ब्रिटिश फैमिली में पैदा हुए, बहुत ही पैसे वाली फैमिली में पैदा हुए। इनकी जो पढ़ाई है वो भी घर पे ही हुई थी, होम स्कूलिंग हुई थी। लेकिन बाद में इन्होंने मेडिकल स्कूल में इन्होंने एडमिशन लिया, लेकिन वहाँ भी इनको इंटरेस्ट नहीं आया ज़्यादा मेडिकल साइंस में, क्योंकि इनको खुद के एक्सपेरिमेंट्स करने में ज़्यादा मज़ा आता था। इनको लगता था मैं खुद से एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ, तो ये खुद ज़्यादा उसमें वो रहते थे इंटरेस्टेड कि खुद मैं कुछ करूँ, खुद से करूँ। तो उन्होंने वो मेडिकल की पढ़ाई छोड़ के फिर ये घूमने फिरने के शौकीन थे, ये घूमने निकल जाते हैं अफ्रीका, क्योंकि इनको अलग अलग कल्चर्स को पढ़ने में, डाइवर्स कल्चर्स को पढ़ने में इनको बड़ा इंटरेस्ट था। तो एंथ्रोपोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था कि अलग अलग कैसे ह्यूमन्स इवॉल्व हुए हैं, डिफरेंसेस कैसे हैं कल्चर्स में, ये सब पढ़ते थे। तो हुआ क्या, इन्होंने किताब भी पढ़ी डार्विन की किताब भी पढ़ी। अब जब डार्विन की किताब पढ़ी तो उन्होंने वहाँ से बहुत अलग तरीके के इंटरप्रिटेशंस निकाल लिए, बहुत अलग तरीके के इंटरप्रिटेशंस, और इनके इंटरप्रिटेशंस को बहुत ज़्यादा पॉपुलर बना दिया गया। पॉपुलर क्यों बनाया गया, मतलब ऐसा तो नहीं होता कोई भी आदमी आएगा उठ के और कुछ भी बोलेगा उसकी बात मान ली जाएगी। ऐसा क्या था फ्रांसिस गैल्टन में कि उनकी बातों को बड़ा इंपॉर्टेंस दी गई, जबकि उन्होंने जो पढ़ा था डार्विन के उससे किताब से, उसको मिस रिप्रेजेंट कर दिया था, गलत उसकी इंटरप्रिटेशन निकाल ली थी। बट फिर भी इनकी बातों को इंपॉर्टेंस क्यों दी गई, क्योंकि जो फ्रांसिस गैल्टन थे, साइंटिफिक कम्युनिटी में इनका बड़ा वो था, एक माना जाता था कि हाँ भाई ये अथॉरिटी वाली फिगर है। क्यों, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के वर्ल्ड में उन्होंने बहुत काम किया। मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स होती है, स्टैटिस्टिक्स में एक टर्म होता है रिग्रेशन, एक टर्म होता है कोरिलेशन। तो ये इन्होंने ही दिया था फ्रांसिस गैल्टन ने। इसके साथ ही साथ जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, आज के डेट में हमको पता है कि फिंगरप्रिंट्स बहुत यूनिक हैं, लेकिन पहली बार ये आइडिया उन्होंने ही दिया था फ्रांसिस गैल्टन ने। फिर साइकोलॉजी की बात करूँ, साइकोलॉजी में इन्होंने बताया कि बहुत सारे जो इंसान जैसे बिहेव करता है वो चीज़ें इनहेरिटेंस से आती हैं, जीन से आती हैं, ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। और फिर आज के डेट में साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है बिग फाइव का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपके 5 ट्रेट्स, ठीक है, ये बोला गया है कि जितने भी ट्रेट्स हैं उनको मोस्टली इन्होंने 5 ट्रेट्स से आदमी का आइडेंटिफाई करते हैं, इनको बिग 5 ट्रेट्स बोला जाता है। तो उसके हिसाब से ये डिसाइड कर लेते हैं कि यार एक बंदे के अंदर ये वाला ट्रेट डोमिनेंट है तो उसकी ये पर्सनैलिटी बनेगी, ये वाला ट्रेट डोमिनेंट है तो ये वाली पर्सनैलिटी बनेगी। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए एक ट्रेट है ओपननेस, कि आदमी नए आइडियाज़ के लेके कितना ओपन है, नए आइडियाज़ को लेके ओपन है या नए आइडियाज़ को लेके क्लोज्ड है, ठीक है। तो उसके हिसाब से उसकी पर्सनैलिटी फॉर्म होती है। तो ऐसे 5 ट्रेट्स होते हैं, उनको बिग 5 बोला जाता है। इसके बारे में गूगल कर सकते हो। तो ये जो बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स थे ना, साइकोलॉजी में इसका बहुत यूज़ होता है। इसकी बहुत तक एक बुनियादी नींव इन्होंने दी थी फ्रांसिस गैल्टन ने। तो मैथमेटिक्स के वर्ल्ड में इनका नाम है, स्टैटिस्टिक्स के वर्ल्ड में, साइकोलॉजी के वर्ल्ड में इनका नाम है। और वेदर प्रेडिक्शंस जो होते हैं, मीटरोलॉजी, उसमें भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें इन्होंने करी थी। तो एक साइंटिफिक वर्ल्ड में एक अथॉरिटी फिगर इनको माना जाता था। तो ये रीज़न था कि डार्विन की बात को भले ही इन्होंने मिस रिप्रेजेंट भी करा, लेकिन इम्पैक्ट बहुत पड़ा, क्योंकि लोगों को लगता था यार
कि यार इतनी चीज़ें उन्होंने करी है, बड़ा नाम है, बड़ी एक्यूरेटली करी है स्टैटिस्टिक्स और ये सब, तो बाकी बातें भी सही कर रहा होगा। इसको हेलो इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है, कि अगर एक आदमी अगर एक बात सही कर रहा है, हमें लगता है वो सारी बातें सही कर रहा होगा, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो गई। अब गड़बड़ क्या हुई, इसको समझने के लिए पहले डार्विन को समझते हैं। इन्होंने डार्विन को पढ़ा कैसे और क्या समझा। डार्विन को जब इन्होंने पढ़ा तो उन्हें लगा कि यार डार्विन ने एक बात बोली है कि जो जानवर हैं या जो पेड़ पौधे हैं ये इवॉल्व करते हैं, और ये इवॉल्व करते हैं नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू, कि नेचर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेता है। जो डिज़ायरेबल ट्रेट्स हैं वो पास ऑन हो जाते हैं बच्चों के अंदर, जो डिज़ायरेबल ट्रेट्स नहीं हैं, जो उनको ज़िंदा रहने में, सर्वाइव करने में मदद नहीं करते, वो वाले ट्रेट्स पास ऑन नहीं होते। ये इन्होंने डार्विन से सीख लिया था किताब पढ़ के। इनको लगा कि नेचर में ये चीज़ धीरे धीरे होती है, इतनी जल्दी नहीं होता है। एवोल्यूशन हज़ारों लाखों साल में होता है, ठीक है। इसलिए बहुत लोग कहते हैं एवोल्यूशन हो रहा तो मैं दिखाई क्यों नहीं दे रहा। उससे दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि हो रहा है, अभी भी हो रहा है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी भी हो रहा है, हमारे अंदर, सबके अंदर हो रहा है, लेकिन वो बहुत स्लो होता है, हज़ारों लाखों साल में जाके होता है, इसलिए मालूम नहीं पड़ता। तो इनको लगा यार ये नेचर के थ्रू तो हो रहा है, बहुत स्लो, हम इसको ह्यूमंस आर्टिफिशियली इसको हम अगर करें तो बहुत तेज़ हो जाएगा। तो इन्होंने बोला हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं। अब ऑलरेडी वहाँ पे प्लांट्स में और एनिमल्स में तो हो रही थी, तो उन्होंने कहा सिलेक्टिव ब्रीडिंग ह्यूमंस में क्यों ना कर दी जाए, कि जो डिज़ायरेबल ट्रेट्स हैं इनको रख लिया जाए और अनडिज़ायरेबल ट्रेट्स हैं इसको हटा दिया जाए। तो इतना हमें वेट नहीं करना पड़ेगा, कि नेचर तो आपको हज़ारों लाखों साल वेट करवा रहा है, हम फटाफट करेंगे, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करवाएंगे, सिलेक्टिव ब्रीडिंग कराएंगे। प्लांट्स एनिमल्स में होती है, ह्यूमंस में भी कर देते हैं। इनके दिमाग में आइडिया आ गया और इनको इस तरह के ये बोलते थे कि बहुत सारे जो ट्रेट्स हैं, ये तो बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो गए थे इस चीज़ को लेके। कहते थे बहुत सारे ट्रेट्स तो बिल्कुल जेनेटिक जीन्स पे ही पूरा डिपेंडेंट है, इंटेलिजेंस पूरा जीन्स पे डिपेंडेंट है। और इन्होंने तो बहुत तक जो IQ टेस्ट होता है, जो IQ टेस्ट लिया जाता है, उसका अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग में जाएंगे, बिल्कुल प्रीकर्सर, आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड में IQ टेस्ट होता है उसका जो प्रीकर्सर निकालेंगे बिल्कुल प्रिमिटिव फॉर्म में, तो उसके फॉर्मेशन में भी इन्होंने रोल प्ले किया था। तो उनको लगने लगा इंटेलिजेंस इनहेरिटेड है, जीन से आ रही है, टैलेंट वाली बहुत सारे टैलेंट होते हैं वो इनहेरिटेड है। तो इसलिए इनको लगा यार हम एक काम करते हैं, हम डिज़ायरेबल ट्रेट्स ले लेंगे, अनडिज़ायरेबल ट्रेट्स हैं उसको हटा देंगे, ठीक है। इन्होंने किताब भी लिखी, आर्टिकल्स लिखे, किताब लिखी। किताब इन्होंने लिखी थी हेरिडिटरी जीनियस, ठीक है। लेकिन ये जो आइडिया था ये साइंटिफिकली प्रॉब्लमेटिक था, इसमें गड़बड़ थी। साइंटिफिकली भी प्रॉब्लमेटिक है, साइंटिफिकली भी इनएक्यूरेट है, और एथिकली तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। अब क्या है ये दोनों चीज़ें, ये आगे जाके जैसे जैसे वीडियो में आगे जाएंगे आपको क्लियर होती जाएगी, ठीक है। फिलहाल उस टाइम पे इनके दिमाग में ऐसे था और ये इस तरह से इस आइडियोलॉजी को ये प्रमोट कर रहे थे। आर्टिकल्स लिखे, बुक्स लिखी, और साइंटिफिक वर्ल्ड में तो डोमिनेंस थी, तो धीरे धीरे वहाँ फैलता गया, ये आइडिया फैलता गया लोगों के बीच में, ठीक है। स्पेशली जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी वो तो उनकी बातों को सुन रही थी। अब हुआ क्या, इनके बाद जब इनकी डेथ हो गई, इनके बाद आए इनके स्टूडेंट, उनका नाम था पियर्सन, वो भी इन्हीं के स्टूडेंट थे और वो एक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने भी बुक्स लिखी, ठीक है, और अपने मेंटोर से, फ्रांसिस गैल्टन से काफ़ी इंस्पायर्ड थे, उन्हीं के स्टूडेंट थे, ठीक है। और ये लेक्चर्स देते थे, इनके लेक्चर्स को वहाँ सुनने आते थे एक बड़े इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिस्ट थे, वहीं उधर की बात कर रहा हूँ मैं, ब्रिटेन की। वहाँ पे एक बड़े इकोनॉमिस्ट थे, केन्स, वो उनके लेक्चर को सुनते थे, वो भी बड़े इंस्पायर होते थे। तो आप देखेंगे जो मोस्टली इंटेलिजेंट तबका था वो इंस्पायर हो रहा है, उनको लग रहा है, जो एकेडमिक्स वाले थे वो इंस्पायर हो रहे थे कि यार बातें ठीक लग रही हैं। लेकिन मैंने आपको बोला, बाद में मालूम पड़ा जो ऊपर से चीज़ें ठीक लग रही हैं, जब डेप्थ में गए तो मालूम पड़ा गड़बड़ है, फॉल्स है, सूडो साइंटिफिक है। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और उसके बड़े हैवी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अब हुआ क्या, क्योंकि जो इंटेलिजेंट लोग थे वो बातें मान रहे थे उनकी, तो ये बातें फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी उठने लग गई, वहाँ भी डिस्कशन होने लग गया। और वहाँ पे कुछ ऐसे थे, MPs थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, वो कहते हैं कि हाँ यूजेनिक्स का आइडिया ठीक लग रहा है, ये बातें ठीक लग रही हैं कि डिज़ायरेबल ट्रेट्स को रखा जाए, अनडिज़ायरेबल ट्रेट्स को रिमूव कर दिया जाए, ठीक है। अब हुआ क्या, इसकी वजह से दिक्कत आ गई, बहुत दिक्कत क्या आ गई कि जब ये बातें यहाँ पे बहुत तेज बढ़ने लगी, ठीक है। और मेन इसमें ये आ रहा था मुद्दा कि जो इनके हिसाब से जो लग रहा है कि किसी आदमी के अंदर कोई चीज़ है जो अनडिज़ायरेबल है, ठीक है, जिसके ये वाले जो जीन से बड़े वीक हैं, इसको रिप्रोड्यूस ना करने दिया जाए, और जो खाली स्ट्रॉन्ग है वो रिप्रोड्यूस करे। अब आप किसी का नेचुरल राइट
आप ले रहे हैं किसी का। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस आया यूएस में आया और यूरोप में आया। जर्मनी में तो आपको पता ही है, हिटलर ने इसी आइडियोलॉजी को लेके इसको बहुत ही बड़े एक मास मर्डर में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। लेकिन इससे पहले जिसका इम्पैक्ट है वो आया यूएस में। अब यूएस में कैसे आया, 1907 आते आते क्या हुआ, ये बातें जो थी यहाँ हो रही थी पूरे इस वाले एरिया में, ब्रिटेन वाले एरिया में, ये बातों का इन्फ्लुएंस यूएस में भी आना स्टार्ट हो गया। यूएस में कैसे आया, यूएस में इसको मेन जो प्रमोशन मिला वो मिला था एक बायोलॉजिस्ट के थ्रू। अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था चार्ल्स डेवेनपोर्ट, ठीक है। इन्होंने मेंडल वगैरह के लॉस पढ़ रखे थे और ये वाली बातें भी उस टाइम पे सब जगह फैल रही थी, ठीक है। मैंने बोला अमेरिका और यूरोप में काफ़ी फैल रही थी यूजेनिक्स की बातें। तो 1910 में 1910 में न्यूयॉर्क में एक ऑफिस खोल दिया उन्होंने, चार्ल्स डेवेनपोर्ट ने, ठीक है। उसमें इन्होंने क्या करा, एक यूजेनिक्स रिकॉर्ड ऑफिस, एक रिकॉर्ड ऑफिस बना लिया जहाँ पे इन्होंने सबके एक रिकॉर्ड मेंटेन करते थे। जितने भी कपल्स हैं, माँ बाप हैं, उनका रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, इतना हाइट है, इतने वेट है, ये कलर है, ये वाले ट्रेट्स हैं, ये वाले इसके अंदर ये ट्रेट्स हैं, ये इसका इतना IQ है, इसके अंदर ये टैलेंट है, इसके अंदर वो टैलेंट है, सब मेंटेन करना शुरू कर दिया। लेकिन वो अपने आप में जो तरीके से जिससे मेंटेन कर रहे थे वो बाद में मालूम पड़ा कि वो मेथड ही फ्लॉड था, उसमें ही कमी थी बहुत बड़ी। लेकिन खैर उस टाइम उनको लग रहा था कि मैं बहुत सही कर रहा हूँ, ठीक है, इनको लग रहा था। और इनको ये जो चार्ल्स डेवेनपोर्ट थे, इनको और भी वहाँ बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल जो लोग थे वो सपोर्ट कर रहे थे कि ये सही कर रहे हैं आप। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इन्होंने टेलीफोन इन्वेंशन किया था। यूएस के प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, उन्होंने इनको सपोर्ट किया कि हाँ यूजेनिक्स का जो ये है, ये मूवमेंट ये ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, आप देखिए, जब बात इतनी भरना स्टार्ट हुई तो वहाँ पे यूएस में 1907 में फर्स्ट टाइम ये लॉ पास हो गया। एक स्टेट है वहाँ पे, इंडियाना करके स्टेट, वहाँ पे लॉ पास हुआ कि फोर्स स्टेरिलाइजेशन किया जाएगा। फोर्स स्टेरिलाइजेशन किनका किया जाएगा, जिनको मानते हैं कि इनके वीक जीन्स हैं, इनकी नसबंदी करवाई जाएगी और इनको रोका जाएगा आगे बच्चे पैदा करने से। तो जो सिर्फ स्ट्रॉन्ग है, और वो डिसाइड कौन कर रहा है, स्ट्रॉन्ग ये लोग डिसाइड कर रहे हैं, जो ये सब इनको मेंटेन कर रहे हैं यूजेनिक्स को, जिसमें मैंने बोला ना चार्ल्स डेवेनपोर्ट है, ऐसे और भी बड़े बड़े और वहाँ पे इन्फ्लुएंशियल लोग थे, वो डिसाइड कर रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग जीन्स हैं, ये रिप्रोड्यूस करेंगे, बाकी की आप नसबंदी करवा दीजिए। अब इसमें हो क्या रहा था, दिक्कत क्या आना स्टार्ट हुई, पता है आपको दिक्कत क्या आई? इसमें इन्होंने रखा किसको मेनली, एक तो जो चार्ल्स डेवेनपोर्ट थे, इन्होंने गवर्नमेंट के साथ लॉबिंग करी। लॉबिंग करने के बाद इन्होंने मेंटली इल, क्रिमिनल्स और जो गरीब हैं, पुअर, इनको बोला इनको नसबंदी करवाई जाए, फोर्स स्टेरिलाइजेशन। क्योंकि इनको लगता था जो मेंटली इल है, जो क्रिमिनल है और जो गरीब है, वो अपने जेनेटिक्स की वजह से, इसके अंदर जेनेटिक्स ही ऐसे हैं जिसकी वजह से ये आदमी मेंटली इल है, या ये आदमी क्राइम कर रहा है, या ये आदमी पुअर है। तो उन्होंने बोला इनको रोका जाए, ये आगे बच्चे पैदा नहीं करेंगे। इसके लिए इन्होंने, मैंने बोला, लॉबिंग की थी, गवर्नमेंट के साथ लॉबिंग करी है, ठीक है, चार्ल्स डेवेनपोर्ट। अब और इसमें मेनली इफेक्ट कौन हुए, ठीक है, अफ्रीकन अमेरिकन और बहुत सारे इमिग्रेंट्स। 1920s में बहुत दिक्कत हुआ था, एंटी इमिग्रेशन लॉस पास हुए, 1920s की बात बता रहा हूँ। उस टाइम पे मोस्टली ये था, आप देखेंगे जो ईस्टर्न यूरोप है और जो सदर्न यूरोप है, यहाँ से जो आ रहे थे, इन पे ये चीज़ें, इन चीज़ों ने इम्पैक्ट किया। तो इमिग्रेशन वाली 1920s में बहुत दिक्कतें वहाँ पे आ रही थी यूएस में, ठीक है, क्योंकि उनको इस तरह की फोर्स स्टेरिलाइजेशन फेस करना पड़ रहा था। अफ्रीकन अमेरिकन पे हुआ, तो ये तो तब बंद हुआ जब मालूम पड़ा कि हिटलर ने इसको किस तरह से एक जीनोसाइड में कन्वर्ट कर दिया है। तब जाके ये जो यूजेनिक्स का मूवमेंट है ये कमज़ोर पड़ना स्टार्ट हुआ अमेरिका में। लेकिन उसके बावजूद भी कहते हैं कि जो लास्ट फोर्स स्टेरिलाइजेशन था यूएस में, वो 1970s में भी हुआ है। तो आप सोचिए कितने लंबे टाइम तक ये चीज़ चली है, इसमें कि 60,000 से ज़्यादा लोगों का फोर्स स्टेरिलाइजेशन करवाया गया। इसको बोला जाता है कि बड़ा ही एक डार्क चैप्टर है अमेरिकन हिस्ट्री में। और अमेरिकन यूजेनिक्स के मूवमेंट में जो सबसे इनफेमस जो इवेंट है वो है कैरी बक का। क्या है ये कैरी बक का पूरा केस, इसको अगली वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कशन करूँगा। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊँगा कैसे फिर ये चीज़ें जर्मनी में भी कैसे ये
एक बहुत बड़े लेवल पे फैली, आइडियोलॉजी में कमियां क्या थी और कैसे ये सूडो साइंटिफिक थी, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपसे पार्ट 2 में बात करूँगा। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है इसको सबके साथ शेयर कर लीजिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर, थैंक यू।